इस बुक के अंदर जितने भी ये पर्सनालिटीज हैं इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते रहना। सबसे पहले मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ये हमने कल स्टार्ट कर दिया था। Lies southern Indians constitution also drawn upon very difficult circumstances, बहुत मुश्किल से बना है हमारा संविधान, इसलिए इसकी बेइज्जती मत करना। क्रिटिसिज्म करो बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में? साउथ अफ्रीका वॉज स्मॉल, वी वर वेरी ह्यूज। साउथ अफ्रीका वॉज लेस डाइवर्स, वी वर मोर डाइवर्स। हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ भेदभाव और डिफरेंसेस की एक नहीं कई वजह हैं। वहां मेनली दो वजह थी, एक काला गोरा और दूसरा लोकल ट्राइब में भी लोकल्स बस। तो इन इंडिया इट वाज नॉट इजी इन अफेयर। एट टाइम पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू द टफ सिटीजन्स। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है यहां पर इस लाइन के हिसाब से? सब्जेक्ट मतलब सर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी मत बोल देना। एट दैट टाइम इंडियन पीपल, लोग, हम लोगों की तो बात कर रहे हैं ना, तो लोग क्या थे कह रहे हैं, लोग सब्जेक्ट के स्टेटस से सिटीजन के स्टेटस पर आ रहे थे। ठीक है, हाँ। एक होता है राजा, ठीक है, जो रूल करता है मोनार्कियल सिस्टम में उसको क्या कहते हैं? राजा। और जिसको वो रूल करता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट्स। हिंदी में बताओ। प्रजा। प्रजा होती है सब्जेक्ट। तो जब हम सब्जेक्ट और सिटीजन में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए ना। व्हाट इज द डिफरेंस? ये हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की लैंग्वेज अलग होगी। सी इंग्लिश है, सिनोनिम्स होंगे। इन पॉलिटी द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैट यू विल स्टडी इन ज्योग्राफी कुड बी डिफरेंट, इन लिटरेचर इट कुड बी डिफरेंट, सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग। आपको पता होना चाहिए मुझे उस वर्ड को कैसे यूटिलाइज करना। दैट इज व्हाट राइटिंग स्किल इज ऑल अबाउट। और वही चीज आपकी मेन साइंस राइटिंग में रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप ये नहीं बोलोगे कि द किंग एंड इट्स सिटीजन्स, वो हम बोल देते हैं, ठीक है, राजा के नागरिक, बट राजा का नागरिक कोई नहीं होता था, राजा की जनता प्रजा होती थी। और प्रजा के पास अधिकार नहीं होते थे। जिसके पास अधिकार होता है उसको सिटीजन बोलते हैं, उसको बोलते हैं नागरिक। तो हम फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान में हमें धीरे 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 अधिकार मिल रहे थे, एक्चुअल में मिल रहे थे ना। आप पढ़ोगे मिलेंगे, थोड़ा 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 तो मिलेंगे ना। मैक्सिमम तो आपको आजाद होने के बाद ही मिलेंगे ना, मगर थोड़े थोड़े तो मिल ही रहे थे ना। तो हम सीख रहे थे कैसे नागरिक बनना, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले हम लोग सब्जेक्ट्स थे, हम किसी ना किसी राजा महाराजे के अंडर में थे। हम लोग किसके अंडर में थे बताओ अंग्रेजों के आने से पहले? यहां पर हम लोग कौन से, ये उत्तराखंड वाले कुमाऊं वाले आप लोग चंद्रवंशों के अंडर में थे, और हम लोग पंवार डायनेस्टी वालों के अंडर में थे। फिर बीच में गोरखा वाले आए, थोड़ा तो कुछ 10-15 साल उनके अंडर में रहे, उसके बाद अंग्रेजों के अंडर में। हम गढ़वाल और कुमाऊं मंडल्स में हम सिटीजन्स बने। फिर जो टिहरी में ही रह गए थे वो सब्जेक्ट ही थे। तो आप लोग 1949 के बाद नागरिक बने हो भारत के। So the country was born through a partition on the basis of religious differences. ये conclusive है। हालांकि nowhere in our official documents ever it's written that India and Pakistan were divided on the basis of the majority of a religion and minority of a religion. उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ। This was a traumatic experience. ट्रॉमा क्या होता है? शॉकिंग एक्सपीरियंस। ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटलों में होता है। एटलीस्ट लैक्स 10 लाख पीपल, बाप रे 10 लाख लोग, 10 लाख 1 मिलियन पीपल were killed on both sides of the border in partition related violence. सोचो, जब पार्टीशन होता है ना तो इतना आसान नहीं होता है। पार्टीशन जब होगा वायलेंस इनएविटेबल है मैक्सिमम इंस्टेंसेस में। आज घर का बंटवारा कर लेते हैं, देखा लड़ाई होती है ना। इन नॉट अगर हाथ पैर की नहीं हुई तो मुंह जबानी वाली तो हो ही जाती है ना। अब तो लड़कियां भी आ रही हैं,
पहले लड़कियां नहीं थी, अब तो लड़कियां भी आ रही कि कानूनी वो लिखा तो है कि बेटी को भी देना है। आप लोग मांगोगे अपना अधिकार, जो गर्ल्स है? नहीं, मतलब जिनके ब्रदर्स भी हैं उनके, तो आजकल तो गर्ल्स गर्ल्स भी हैं जैसे, जिनका गर्ल्स का ठीक है, वो दोनों बहनें आपस में लड़ेंगे। बताओ, मिलना चाहिए लड़कियों को अधिकार है? अरे बताओ, मिलना चाहिए गर्ल्स को, इनहेरिटेंस राइट्स मिलने चाहिए। मतलब मिलने चाहिए, बट कंसेंसस से होना चाहिए, कुछ कुछ कंसेंसस से होना चाहिए, जहां जरूरत है वहां मिलना चाहिए, अगर नहीं भी मिल रहा है तो कंसेंसस से हो सकता है। ये मैं अपनी सिचुएशन बता रहा हूं। The Brits had left it to the rulers of the princely states to decide whether they want to merge with India or with Pakistan or remain independent. देखो, सबसे अच्छी पोजीशन में प्रिंसली स्टेट्स थे। टिहरी के राजा बहुत अच्छी स्थिति में थे। बोल दिया ना, या तो भारत में मिल लो या इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो आप। लेकिन कौन खाने देगा इंडिपेंडेंट अब फिर? ऐसी थोड़ी सरदार पटेल जी को बोलेंगे बिस्मार्क ऑफ इंडिया, फट करके मैं पत्र जाएगा यहाँ के राजा को, बोलेंगे मिलो इंडिया के अंदर। नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। इंटरेस्टिंग स्टोरी है आगे, ठीक है। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है, जब आप संविधान बना रहे थे, ये सब बना रहे थे ना, लोगों को लगा ही नहीं, पता क्या उस टाइम पर लोग क्या सोचते थे, जो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स क्यों ना थे, ये लोग जो बना रहे, इनको लगता था कि इतनी मुश्किल से तो हम इकट्ठा इकट्ठा करके इंडिया बना रहे हैं ना, ये टूट जाएगा इंडिया, 10 साल में टूट जाएगा, कुछ शायद 2 4 5 साल के अंदर बिखरने लग जाएंगे, जो राजा महाराजा वाले स्टेट्स हैं खासतौर पर, क्योंकि अभी तो वो ट्रीटी बना दे रहे हैं, बाद में तोड़ देंगे, किसका भरोसा है? भाई साहब, एक नहीं गया यहां से, देखो। और जो थे भी, उनका भी सुपड़ा साफ हो गया, जो थोड़ा करते भी होंगे, जिनके डिसेंडेंट्स ने कि हम राजा वाले हैं, हम अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब कोई राजा जा सकता है अलग? क्या बताओ, कोई नहीं जा सकता। नोबडी ड्रीम्ड ऑफ दिस सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा एक सक्सेस है संविधान का, क्योंकि वहां पर वो भी नहीं मान रहे, देखो। So, when the constitution is not look as secure today, the makers of the Indian constitution had anxieties about the present and the future of the, सोचो, ये लोग, हम आने वाली पीढ़ी और हम लोगों के लिए ये लोग भगवान से भी बड़े हैं, एक तरीके से समझ लो, क्योंकि ये वो चीज करके चले गए ना, जो जिससे आज इंडिया कुछ हद तक क्या है, काफी स्टेबल है। काफी सारी कंट्रीज ऐसे डगमगा गई हैं अभी एशिया की। सरदार अब्दुल कलाम आजाद, इनके बारे में लास्ट में देखेंगे। द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज, देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिडंट हैव टू क्रिएट अ कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। वो कह रहा है कि देखो, एक चीज अच्छी थी हमारे संविधान बनाते वक्त, वो ये थी कि हम जो संविधान बना रहे थे, उसमें क्या क्या बातें रखनी है, उस पर ऑलरेडी सहमति बन चुकी थी। और वो सहमति ड्यूरिंग दैट 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज नहीं हुआ है, वो एवर सिंस दैट फ्रीडम स्ट्रगल, जब से स्वतंत्रता के संग्राम 1885 से लेकर के अब तक, मतलब यहां तक हमने जो आंदोलन करे हैं, उसमें थोड़ा चार्टर एक्ट में सरकार ने कभी कुछ दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9 आया कुछ दिया, 19 आया कुछ दिया, 35 आया कुछ दिया, वो एक्चुअल में हमारी तो डिमांड्स थी एक्चुअली। बट साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था। उनको तो जब संविधान बना तो मिल बैठ करके वो उसी टाइम पर बैठे, जो भी डिसाइड करा उन लोगों। तो हमारा तो पहली से फ्रीडम स्ट्रगल में ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका था। जैसे फंडामेंटल राइट मिले ना आप लोगों को, आपको पता है पहली बार हमने कब डिसाइड कर लिया था फंडामेंटल राइट चाहिए? 1919 का एक्ट आया, उसके बाद हमने हो हल्ला मचाया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, उसने बोला कि ब्रिटिशर्स हमें 19 फंडामेंटल राइट दो। फिर 1935 में थोड़े से उन्होंने राइट दिया, और हमने फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम, अपर हाउस लोअर हाउस, ये सब कब आ गया था? 1919 में। 2 हाउसेज बनाए उन्होंने, उसका इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ये सब चीजें पहली से तय हो गया था। सो आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉजंट मेड एक्चुअली, वो तो पहली से बनता हुआ आ रहा है। जैसे जैसे हम आंदोलन में मांग रहे हैं, हम 10 बातें मांग रहे हैं, वो एक दे रहे हैं।
फिर हम अगले वाले में 10 बातें मांगेंगे, वो 2 दे देंगे, ऐसे ऐसे करते हुए चलेंगे। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जिसे बोलेंगे हम, भारतीयों की गाजर और डंडे वाली नीति। सो इट वॉज अ स्ट्रगल, it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about path India should take after independence. Sharp differences, लड़ाई हो जाती थी संविधान सभा के अंदर, नॉर्थ का साउथ से, साउथ का ईस्ट से, लैंग्वेज को लेकर के, कई चीजों को लेकर के। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, अभी भी हो रहा है। देख लीजिए कल आजकल संसद में क्या चल रहा है, वंदे मातरम पर चल रहा है रोर, क्योंकि बंगाल इलेक्शन है ना। यू सी पॉलिटिक्स, हमें सारी चीज आईने के सामने है, बट डिस्कशंस देखो क्या हो रहा है, पता नहीं वंदे मातरम की क्या जरूरत है अभी। Such differences even exist today, yet some basic ideas had come to accepted by almost everyone. As far as back in 1929, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. वो बोल रहा है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 और लोगों ने कांग्रेस के हमारा संविधान ड्राफ्ट कर दिया था। ये जब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के टाइम पर, तो ये क्यों मोतीलाल नेहरू ने 28 में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 28 में ही क्यों बनाया, उसके पहले क्यों नहीं बना। और इसी में तो पहली बारी मैंने भी बताया था फंडामेंटल राइट्स मांगे गए थे। द रेजोल्यूशन 1931 में क्या हुआ, रेजोल्यूशन, ये सारे डेट्स अपने दिमाग में डाल लो सर, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नो गॉसिपिंग प्लीज। द रेजोल्यूशन एट कराची सेशन एट द इंडियन नेशनल, 1931 में कराची में एक सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दैट ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। यानी कि 1931 में यह डिसाइड हो चुका था कि भारत का संविधान कैसा होगा। कराची सेशन, गांधी को गांधी मुर्दाबाद के नारे मिलेंगे यहां पर, गांधी हाय हाय, गांधी गो बैक, ब्लैक फ्लैग्स विल बी गिवन शोन बाय द इंडियन यूथ्स टू महात्मा गांधी फॉर नॉट प्रोटेक्टिंग भगत सिंह। Both these documents were committed to the inclusion of यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यही हमने मांग लिया था कि हमें यहां पर इंडिया के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए। व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? राइट टू वोट नहीं, और बताओ, और हर किसी का मतलब बच्चा पैदा होते ही चला जाएगा, पापा पापा, एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ। 18 ईयर नहीं, पहले 21 था, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी यूनिवर्सल? मैं ये वर्ड्स कितनी बार बता चुका हूं आप लोगों को, डिफाइन कर। अब आप लैंग्वेज अपनी अधिकारियों वाली लैंग्वेज करो ना। व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री वुड बी एलिजिबल टू वोट। एवरी अडल्ट सिटीजन, द डेफिनेशन ऑफ अडल्ट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ह्यूमन। यूएन 15 साल के बाद अडल्ट बोलता है, हम 18 साल के बाद बोल रहे हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज 21 साल के बाद बोल रही है। हम पहले 1989 से पहले हमारे यहाँ 21 साल था अडल्ट, तो अडल्ट वर्ड यूज करना है। एज तो हम ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप 18 बोलो, वो भी ठीक है। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 10, आपको पता है हमारे संविधान में माइनॉरिटीज के राइट का प्रोटेक्शन है, कहां पर है? नहीं, 28-29 नहीं है, 26 से 30 ज्यादा, 29 और 30। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution। कहने का मतलब यह है कि पहली से तैयारी हो चुकी थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डालना है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। The familiarity with political institutions of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design। देखो, जो colonial rule आया, तो उस रूल ने यहां जो संगठन बनाए हमको राज करने के लिए, तो उन्होंने एक एफिशिएंट सिस्टम बनाया रूल करने के लिए ना। तो हमें लगा कि यार ये सिस्टम को हम भी इनहेरिट कर लेंगे, तो हम भी अच्छे से चला लेंगे। तो वो एक्सपीरियंस हमारा अलग से था। द ब्रिट्स रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू फ्यू। हाँ, ब्रिटिशर्स ने थोड़े ही लोगों को, 10% ऑफ द पीपल वर एलिजिबल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। मतलब 1909 से लेकर के 1947 के बीच तक 10% लोगों के पास वोटिंग राइट्स है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, एजुकेशन एंड इनकम। The Brits had, on the basis of the Brits, introduced very weak legislatures। इन्होंने कमजोर कानून लाए तो हम मजबूत लेकर के आए।
Elections were held in 37 to provincial legislature and ministers all over the British India. These were not fully democratic governments. वो कह रहे हैं 1937 में ब्रिटिशर्स ने भारत की सभी राज्यों में चुनाव करवाए, लेकिन मंत्री भी बनाए भारतीयों को, लेकिन मंत्रियों को पावर ही नहीं दी ज्यादा काम करने की। तो फुली डेमोक्रेटिक नहीं माना जाएगा ना। जब आपके पास अपने हिसाब से कंसेंसस से आप डिसीजन नहीं लोगे तो वो डेमोक्रेटिक कैसे माना जाएगा? डेमोक्रेसी की इतनी बड़ी भाषा हमने पीछे देखी थी। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। लेकिन ब्रिटिशर्स के दौरान में ब्रिटिशर्स की द्वारा बनाई गई यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उसमें थे मेंबर्स। सरदार पटेल के बड़े भाई जो थे वो पहले लोकसभा के स्पीकर जैसे थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बने थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, गोपाल कृष्ण गोखले वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में के एमपी थे। तो ये लोग पहली से ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम बनाया था उसमें एक्सपीरियंस कर चुके थे, कानून कैसे बनते हैं, कैसे बनाने हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहली से नहीं बनाता चीजें। That is why the Indian Constitution adopted many constitutional details and procedures from colonial laws like the Government of India Act 1935. इसका नाम याद रखिएगा, Government of India Act 1935। इसके डिटेलिंग पढ़ेंगे हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। Years of thinking, सालों लगे सोचने में। Deliberations on the few framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries. हम जो कर रहे थे खुद से तो सीख रहे थे, लेकिन हमने दूसरे देशों से भी सीखा है। ये हम क्योंकि we've borrowed it from more than 70 countries of the world. Some of the points that we borrowed, तो इसलिए दूसरे देशों को भी देखते हैं। But on our own terms, लेकिन जो भी चीज हमने बोरो करी है उसको हमने फिर क्या किया है? अपने हिसाब से लगाया है। हमने देखा कि ये सिचुएशन पे फिट, भाई हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लेना है कहीं से, यूएसए से, उसका रोल डिफाइन करना है, तो क्या हमारे सिस्टम पर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमने बोला यार हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को बनाए या फिर प्राइम मिनिस्टर को, तो हमने दो तरीके के हेड्स बनाए थे, एक डी फैक्टो, एक डी ज्योर, एक नाम का और एक काम का। तो किसी कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट ही सबसे बड़ा पावरफुल होता है ना, जैसे यूएसए के अंदर। हमारे देश में हमारे प्रेसिडेंट कौन है अभी बताओ? कौन पुरुष है हमारे देश में अभी? अच्छा वो महिला है, क्या नाम है उनका? कहां से आती हैं वो? नागालैंड। स्टेट बता दो द्रौपदी मुर्मू जी का। ओडिशा, ओडिशा से है कॉन्स्टिट्यूएंसी। भाई ओडिशा में भी आदिवासी रहते हैं। Our leaders gained confidence. This many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution. हमारे बहुत सारे नेता फ्रांस की जो वो 1789 से 1800 के आसपास जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके आइडियल्स से इंस्पायर्ड थे। तो आप बता सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स कौन कौन से डाले हुए हमने? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। जिस तरीके से ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो चुकी थी और अमेरिका में जो बिल्स ऑफ राइट्स का जो सिस्टम था वो हमारे सामने था, उससे हम इंस्पायर्ड हुए। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, देखो रशिया से भी कुछ लिया, यूएस से भी कुछ लिया, फ्रांस से भी कुछ लिया। रशिया से हमने क्या लिया? सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्ट? वी हैव टू थिंक ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से, वेलफेयर स्टेट। तो दैट हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। Yet they were not simply imitating what others had done. हम इमिटेट नहीं कर रहे थे। इमिटेट का मतलब क्या होता है? कॉपी। वी आर नॉट कॉपिंग। हम ये भी देख रहे थे कि यार आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड हमारे उस पर लगेगा तो कैसे लगेगा? सोशल सिस्टम अगर हमने सोशलिज्म अडॉप्ट करना है तो किस हद तक सोशलिज्म अडॉप्ट करना है? वी आर नॉट अ परफेक्ट सोशलिस्ट कंट्री। हमने यूएस का मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट भी तो लिया है ना। तो यूएस का भी कुछ ले रहे हैं, इनका भी कुछ ले रहे हैं,
और ये सब करने में खाली imitate नहीं कर रहे. At each step they were questioning whether these things suited our country or not. All these factors contributed to the making of our constitution. डिस्कस कर रहे थे कि यार फंडामेंटल राइट्स कहां से ले ले, वहां से ले लेते हैं. डीपीएसपी कहां से ले लेते हैं, आयरलैंड से ले लेते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से उठाने हैं बाद में, बेशक वो बाद में उठाए गए, लेकिन रशिया से उठा लेते हैं. ऐसा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, फिट कर रहे थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं. हु देन व्हेन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स एक्चुअल में? हु इज द मेकर? हु इज द मेकर बोलते हैं तब तो अम्बेडकर जी का नाम आ जाता है. हु वर द मेकर? नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद थी ना. मेनी पीपल वर देयर. So you'll find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in the making. वो पीछे जो फोटो लगी हुई सबकी, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे कुछ में से. ठीक है, 384 मेंबर्स, 389 मेंबर्स के आसपास का आंकड़ा आया था आजादी से पहले. मुस्लिम लीग एग्जिट होगी आजादी के बाद, तो 289 मेंबर्स रह गए थे. वो जो 289 मेंबर्स थे उसमें से उन लोगों ने बनाया है उनका ये फोटो. क्रिएटिविटी, फाउंड आउट अबाउट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट फॉरम योर स्टेट और रीजन हु इज नॉट मेंशन्ड हियर. उत्तराखंड से ढूंढ करके बताना. कलेक्ट अ फोटोग्राफी एंड मेक अ स्केच ऑफ दैट लीडर. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिम फॉलोइंग द सेम. ये तो कोई बात नहीं, आपने नहीं करना है. द ड्राफ्टिंग of the document called the constitution was done by assembly of elected representative. अब ध्यान देना यहां पर, यहां बोल रहे हैं ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसको क्या बोला गया, संविधान. ये किसने करा है? एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. फिर मैं बता रहा हूं, ये ड्राफ्टिंग को पर्सनालिटी वाइज पूछेगा तो अंबेडकर. ठीक है, जहां पर्सनालिटी नहीं पूछेगा तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगानी. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये एक इलेक्टेड असेंबली थी, लेकिन सब लोगों ने इलेक्ट नहीं करा था, इसको समझते हैं. तो ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली थी इसका नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब क्योंकि इसमें तो इलेक्शन हुआ होगा लोगों का, जो रिप्रेजेंटेटिव्स गए होंगे वो इलेक्ट होकर के गए होंगे. So elections to the constituent assemblies were held in July 1946. कब हुए थे इलेक्शन सर? जुलाई 1946 में. ठीक है, इलेक्शंस किसके हो रहे हैं 1946 में? क्या देश आजाद हो गया था जुलाई 1946 को? कब हुआ था देश आजाद? इससे ठीक कितने टाइम बाद होगा? अप्रोक्सीमेटली 1 साल बाद आजाद होगा. यानी आजाद होने से पहले हमारा संविधान कैसे होगा, क्या होगा, कौन बनाएगा, ये तय हो चुका था. फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन डिसंबर 19. डेट पता है किसी को? 9 दिसंबर. Soon after the country was divided into India and Pakistan. उसके बाद हुआ इंडिया पाकिस्तान जो भी हुआ. The Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of the Pakistan. तो जब पाकिस्तान बना तो फिर हमारे लिए एक अलग असेंबली हो गई उसी में से, और पाकिस्तान वालों के लिए उसी में से एक अलग असेंबली बन गई. उनका वाला असेंबली उनका संविधान बनाएगा, हमारा वाला हमारा बनाएगा. हमने तो 2-2.5 साल में बना दिया, उनको लग गए 7-8 साल. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. जो इंडिया की तरफ वाले लोग थे उसका इन्होंने कितने मेंबर्स बताए हैं? यहाँ पर 299 बताए हैं. ठीक है, इफेक्टिव मेंबर्स 284 थे. The Assembly adopted the Constitution as on 26 नवंबर 1949. यहां पर क्या बोला गया है? अडॉप्ट. ये जो शब्द है अडॉप्ट, इनैक्ट, एनफोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है पॉलिटी के टर्म से, क्योंकि क्वेश्चन इसी को लेकर के बनते हैं. तो अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना. जो हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बातें हैं ये आज हम अपना रहे हैं. कौन सी तारीख को? सो अडॉप्शन डेट क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अडॉप्शन डेट. कहां पर मेंशन है अडॉप्शन डेट? लास्ट में नहीं, शुरू में, प्रियम्बल में. हाँ, प्रियम्बल के लास्ट में, और प्रियम्बल लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट में जोड़ा गया है. तो सबसे पहले प्रियम्बल बना होगा शायद, है ना? नहीं, प्रियम्बल लास्ट में बना है. जो प्रियम्बल की बात है वो लास्ट में ऐड की गई किताब के अंदर, लेकिन प्रियम्बल के आइडियल्स पहले डिसाइड हो गए थे. वो जवाहरलाल नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास करवाया गया था. खैर जो भी है, टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक
डे एवरी, अच्छा सॉरी, बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर को। लेकिन हमने उसको लागू कब करा? तो यहां पर अडॉप्ट और इफेक्ट, ये दो कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अडॉप्ट का मतलब हो गया आपने अपनाया है, उसके प्रोविजंस को लागू नहीं करा, एनफोर्स नहीं करा। इफेक्ट का मतलब लागू हो गया, अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलेगा। 26 जनवरी 1950, तो इसीलिए 26 जनवरी को क्या हुआ? देश रिपब्लिक हुआ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक एंड फ्री? फ्रीडम एंड रिपब्लिक, we became free on 15th August 1947, but India became republic on 26 Jan. Any difference? हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ठीक है, और कुछ? ये तो थोड़ा टेक्निकल हो गया, इसको प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करें? हाँ, 24 जनवरी तक, 26 जनवरी ले लेते, 26 जनवरी तक इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट स्टिल ब्रिटेन का मोनार्क था। हम आजाद हो गए थे 15 अगस्त को, लेकिन वो आजादी एक मोमेंटस फ्रीडम थी, लीगल आजादी नहीं थी। कानून अंग्रेजों के ही चल रहे थे 26 जनवरी तक, क्योंकि 15 अगस्त 1947 की आजादी के लिए एक शर्त थी कि जब तक आप अपना संविधान नहीं लागू कर दोगे, लागू, तब तक हम लोगों का ही कानून चलता रहेगा, आप ब्रिटेन के ही डोमिनियन माने जाओगे। ठीक है, जिस दिन आप अपना संविधान लागू करोगे, अपना खुद का हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट करोगे, उस दिन आप कंप्लीटली फ्री मानोगे। तो फ्रीडम 1947 की आजादी, आप ये लगा लीजिए कि आपकी 99% की आजादी है। 100% आजाद आप कब हुए? तो 100% फ्री होना, दैट इज 26 जनवरी 1950। टेक्निकली हम आजाद 26 जनवरी 1950 को ही हुए, देखा जाए। पाकिस्तान तो 1956 में हुआ था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन 1956 या 57 में बन के तैयार हुआ। वो है, देखो अंदर तो फ्री है ना, बट टेक्निकली वो ब्रिटिश मोनार्कियल सिस्टम के अंदर है ना, मोनार्क के अंदर। मोनार्क है ना वो, हेड ऑफ द स्टेट, मोनार्की है ना। एक बात होता, ऑस्ट्रेलिया फ्री है? ऑस्ट्रेलिया देश जैसे आज देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपको लग रहा है ना फ्री है, हेड ऑफ द स्टेट इंग्लैंड की रानी है। कनाडा फ्री है ना, हेड ऑफ द स्टेट इंग्लैंड की रानी है। अभी भी, अभी भी मतलब नहीं, कॉमनवेल्थ के तो काफी सारे स्टेट्स फ्री हो गए ना। कॉमनवेल्थ होने का मतलब ये था कि हम कभी गुलाम वो ब्रिटेन के कॉलोनी थी, उनमें से कुछ कुछ कॉलोनीज तो टोटली फ्री हो गई ना। वी आर अ कॉमनवेल्थ कंट्री बिकॉज वी वर अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, बट we do not have head of the state that is linked to Britain. There are many countries जो आज मतलब उनकी लोकल लेवल पर सारी फ्रीडम है, लेकिन सिर्फ नाम के जो प्रधान है वो ब्रिटेन की रानी ही है अभी। जैसे सबसे बड़े दो देश कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब अभी भी इनकी रानी इंग्लैंड का ही रानी, अब तो राजा हो गया ना वहां पर। Why should we accept the constitution made by this assembly more than 7 decades ago? भैया हम क्यों माने? हमको चच्चा नेहरू पसंद नहीं आ रहे हैं आजकल, तो हम क्यों उनके द्वारा बनाए गए संविधान को माने? किसी को अंबेडकर जी नहीं पसंद आ रहे हैं आजकल, तो क्यों हम अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया बनाए? अरे भाई, इन लोगों ने इंडिविजुअली नहीं बनाया है, ये बहुत सारे लोगों ने मिल करके बनाया है। तो देखते हैं क्यों। सो वी ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबव, एक रीजन तो ऊपर है ही, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। ये मत सोचिएगा कि जो वो मेंबर थे जयपाल वयपाल, ये इन्होंने कुछ बात बोली तो इनकी पर्सनल व्यूज थी, वो नहीं। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम, उस समय की एक बहुत ही बड़ी सहमति थी। Many countries of the world have had to rewrite the constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. आप दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखोगे ना, 50% कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एक बार संविधान बनाया, उसके बाद उनको रिवर्क करना पड़ा उस पर। इंडिया इज द ओनली कंट्री with such a large constitution and complexity
India hasn't done any rework on the constitution. Yes, we have made lots of amendments, but they were the demand. But the basic structure is intact till today. जो मूल ढांचा है ना, जिस पर संविधान खड़ा हुआ है ना, उस पर हाथ नहीं लगाया अभी तक हमने. इनफैक्ट उसमें थोड़ी कमी भी थी अगर, तो वो और हमने एक दीवार और एक एक कॉलम और चढ़ा दिया, जैसे वो 1978 में, जैसे सोशलिस्ट वर्ड ऐड करा, सेक्युलर ऐड करा, इंटेग्रिटी ऐड करा, एक और बना दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी, एक और पिलर खड़ा कर दिया. इन सम कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कुछ देश देखते हैं, कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट मेयर अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पर लिखा हुआ है, बिल्स ऑफ राइट्स ऐसे करके. नो वन एक्चुअली फॉलोज इट. कुछ देशों में है संविधान, कोई नहीं फॉलो करता है. पाकिस्तान में है संविधान, कितना फॉलो हो रहा है बताओ पाकिस्तान के अंदर संविधान? कितना फॉलो हो रहा है आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर संविधान? कितना नेपाल में फॉलो हो रहा है? आपके अगल बगल में देश ही देख लो, कितना श्रीलंका में फॉलो हो रहा है. हेड ऑफ द स्टेट ही भाग जा रहे हैं. क्या इंडिया का कोई भी ऐसा, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट छोड़ दो, कोई कैबिनेट मिनिस्टर तक आपने देखा है कि यहां पर बड़ा कांड करके भाग लिया होगा? पॉसिबल ही नहीं है सर. नहीं, पकड़े भी जाते हैं, सरकारें गिरी हैं, लोगों के इतिहास बदले हैं कई जगह पर. आप लालू प्रसाद का देख लो, राजीव गांधी का क्या हाल हुआ देख लो. बोफोर्स स्कैंडल में जैसी नाम आया, सबसे ज्यादा वोट्स पाने वाले थे, और क्या एकदम से क्या हो गया. एक बात बिल्कुल सही है कि सर पकड़े नहीं जाते हैं, बड़े लीडर्स पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन जो पकड़ा जाता है उसका फिर बुरा हाल भी हो जाता है. No one actually follows it. Over the last half century, several groups have questioned some provisions of the constitution. हाँ, ये बात सही है कि पिछले 50 साल में कुछ ग्रुपों ने संविधान पर प्रश्न उठाए. But no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of constitution itself. क्या कोई बड़ी पार्टी, कोई बड़ी ग्रुप ने आज संविधान के किसी बड़े हिस्से पर कोई सवाल उठाया? बताओ. जैसे आरक्षण पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये भी सवाल ही है ना, मुद्दे ही है ना, है ना. सेक्युलरिज्म पर कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्या कुछ हुआ है उसको कि चेंज कर दिया या कुछ ऐसा हिंदू कंट्री बना दे? नहीं सर, ये मुद्दे मुद्दे ही चलते, कुछ बड़ा रिफॉर्म तो हुआ ही नहीं है. वी हैव एम्पल ऑफ मेजोरिटी, हर जगह पे मेजोरिटी है हमारे पास. तो जो जनता के वोट लेने के लिए जो बातें होती हैं वो अलग होती हैं, देश चलाने के लिए जो बातें होती हैं वो अलग होती है. देश चलाने वालों को भी अभी पता है कि भाई हमने वोट कैसे लेना है और देश कैसे चलाना है. जिन बातों से वोट ले रहे हैं, अगर उसके हिसाब से देश चलाएंगे, देश चलेगा नहीं, कोलैप्स हो जाएगा कंट्री. और लोग सोच के बैठते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. सेकेंड रीजन, जैसे वो कौन था एक अभी बिहार में बोल रहा था 10 लाख नौकरियां दे दूंगा मैं, हर घर से एक सरकारी नौकरी के लिए दे दूंगा. अरे भाई कैसे दे दोगे, इतनी तो पोस्टें ही नहीं. लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट भी दे दिया हालांकि. द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. ये संविधान जो बनाया है, ये देश के अलग अलग कोने से आए हुए लोगों के थ्रू बना है. देश के अलग अलग कोनों से लोग कैसे आए होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर? ये सिस्टम किसने डेवलप करा था? ये बेस प्लेटफॉर्म किसने दिया? ब्रिटिशर्स ने दिया. क्या सिखाई? अंग्रेजी सिखाई, कॉमन लैंग्वेज सिखा दी ना. लैंग्वेज, क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज यूनिटी का एक सिंबल होता है. अगर मुझे सिर्फ गढ़वाली आती, मैं कभी भी कुमाऊनियों के साथ या जौनसारियों के साथ एक क्षेत्र में एक वो एक्सेप्ट ही नहीं करता मैं. सो एक लैंग्वेज है. देयर वाज नो यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम. उस समय तो ऐसा था नहीं. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुडंट हैव बीन चोजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. ये क्रिटिसिज्म है. ये क्रिटिसिज्म है कि संविधान सभा जो बनाई गई थी इलेक्टेड, लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, क्योंकि उतने हमारे पास संसाधन नहीं थे कि हम हर एक अडल्ट मेंबर के पास जाकर के वोटिंग कंडक्ट कर दे. आज भी आप देख लो इंडिया का इलेक्ट्रल सिस्टम कितना खतरनाक है. कोई भी आज इलेक्शन आप देख लो, स्टेट का, बड़े स्टेट का और पार्लियामेंट का, एक दिन होता है पूरा इलेक्शन. देखा, पंचायत का ही लगा लेते हैं, चरणों में होता है. देखा ना, चरणों में, आज कुछ वोटिंग होगी, कुछ कल होगी, कुछ 2 दिन बाद होगी, ऐसे करके होता है ना. इतना बड़ा सिस्टम है इंडिया का इलेक्ट्रल सिस्टम. हमारे पास इतनी मैन पावर है ही नहीं, इतने रिसोर्स है ही. तो इंडिया, इट वाज इंडिया
कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, क्योंकि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर नहीं इलेक्ट, क्या हमने, अच्छा एक चीज देखो, कंक्लूड करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप था कि जिसने फ्रीडम फाइटर करी उसका एक प्रमाण पत्र बना दिया हमने, जैसे उत्तराखंड में बनता है ना, उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम का प्रमाण पत्र, और उसको नौकरी में आरक्षण मिल जाती है। तो क्या ऐसा इंडिया का फ्रीडम फाइटर का भी एक सर्टिफिकेट बनाया कि अरे ये लीडर्स थे तो इनको मिलके ये कॉन्स्टिट्यूशन ना। उन्होंने क्या करा, चुनाव लड़ा, उनके वहां चुनाव हुआ, चुनाव में वोट करने के लिए सारी जनता नहीं गई, सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग गए। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, ये फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट करना, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, कहने का मतलब सभी नहीं है इसमें। So they were elected mainly by the members of existing provincial legislations mentioned above. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स है, ये कैसे इलेक्ट हुए, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जब देश आजाद हुआ तो देश में 11 राज्य थे। कितने राज्य थे? तो सभी राज्यों के अंदर पहले एमएलए के चुनाव कराए गए। किसके चुनाव? जैसे समझ लो उत्तराखंड भी एक राज्य है ना, तो यहां 70 एमएलए, तो पहले वो जो लोग हैं 10% वो एमएलए इलेक्ट करेंगे 70। अब उत्तराखंड से 2 आदमियों ने जाना है वहां पर असेंबली में, तो उत्तराखंड के रीजन के 2 आदमी अलग से चुनाव लड़ेंगे, उनको वोट सिर्फ 70 एमएलए करेंगे, लोकल लोग नहीं करेंगे। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या कहते हैं? जनता ने एमएलए चुने और एमएलए ने आपस में वोटिंग करके मेंबर्स चुन लिए। जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है, क्या आप मुझे बता सकते हो आज ऐसा इलेक्शन किसका होता है? ऐसा इनडायरेक्ट इलेक्शन जो पहले हम एमएलए इलेक्ट कर रहे हैं और एमएलए फिर अपने स्टेट से एमपी इलेक्ट करके वहां भेज रहे हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा के एमपीस। एमपी की बात कर रहा हूं मैं ना, प्रेसिडेंट का तो है ही, वो भी इनडायरेक्ट ही है, मगर मैं जो सिस्टम सेम यहां फॉलो हुआ है वो राज्यसभा के इलेक्शंस। This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. और सीटें इन्होंने कैसे डिवाइड करी? इंडिया के जितने भी रीजन्स थे सब जगह से उन्होंने सीट लोगों को लिया है। जहां पॉपुलेशन ज्यादा वहां ज्यादा लोग, जहां पॉपुलेशन कम वहां कम। 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक मेंबर इलेक्ट करा इन्होंने। कितने लाख की पॉपुलेशन पर? 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक मेंबर इलेक्ट करा। अच्छा, ये सब सिस्टम ब्रिटिशर्स ने बना करके दिया था कि ऐसे 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 करके हम करेंगे, बट वो हमारा भी एक्सेप्टेंस था। द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स बने, वो जो मेंबर्स बने उन मेंबर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, 208 सीटें थी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। कितनी सीटें थी? 208। द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जिस पार्टी ने इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल को क्या करा था? लीड करा था। अच्छा, किसने लीड करता हमारा फ्रीडम स्ट्रगल? अगर मैं एक पार्टी की बात करूं तो उस समय के हिसाब से कांग्रेस ही ना, ऑब्वियसली। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। हालांकि कांग्रेस के अंदर ही, मतलब कांग्रेस के अंदर कह रहा हूं कि कांग्रेस जीती जरूर है, लेकिन वो कह रहा है कि पॉजिटिव वे में बोल रहा है कि कांग्रेस ने अपनी खुद की दादागिरी नहीं चलाई, उसने और पार्टीज और जो, जैसे देखो 208 लोग थे, अब 208 लोगों में से उन्होंने टोटल 24 कमिटियां बनाई, जिसमें से जिन कमिटीज को काम दिया गया कि क्या क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डालना है, उन 24 कमिटीज के अंदर ये जो उन्होंने हेड्स लिए वो सारे कांग्रेस के थोड़ी थे। कोई छोटी पार्टी का भी मेंबर है, कोई साउथ इंडिया से भी आ रहा है, कोई नॉर्थ, सब जगह से उन्होंने मेंबर्स दिए। अभी जैसे B.R. अंबेडकर कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? चेयरमैन थे, और सबसे मेन रोल उनको दिया जाता है ना कि इनकी वजह से एक तरीके से संविधान लिखा गया है। अब बताओ, B.R. अंबेडकर तो सबसे ज्यादा बड़े क्रिटिसाइजर थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस के 208 लोग बोलेंगे भाई अंबेडकर को दूर रखना, बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी उसको। नहीं सर, मेजॉरिटी लोगों ने जिस आदमी का जो स्किल था वहां स्किल यूटिलाइज किया गया कि भाई जो जिस काम का है उसका वो स्किल लेना है हमने। ये नहीं कि हमारी आपसी जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो मतभेद है वो हम यहां पर भी लेकर के आएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किससे बनेगा? कंसेंसस। अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे बना?
मतभेद थे, हमसे ज्यादा मतभेद थे ना अफ्रीका वालों के, हमसे ज्यादा। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अलग अलग पार्टी और विचारधारा के जो लोग थे, उससे ज्यादा तगड़ा विरोध वो था उनमें, फिर भी उन्होंने बैठ के बनाया, तो हम कौन होते हैं। असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद कांग्रेस, बहुत सारे मेंबर्स थे कांग्रेस से नहीं सहमत हुई कई मुद्दों पर। इन द सोशल टर्म्स टू, असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस ग्रुप्स। देखो पार्टी वाइज भी बेशक एक पार्टी का डोमिनेंस था, लेकिन सभी पार्टी के मेंबर्स को मौका दिया जो भी चुन के आया। सोसाइटी में भी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्लास के लोग या अलग अलग व्यवसाय के लोग थे, सबको उन्होंने वैल्यू दी। हालांकि ज्यादातर ऑक्यूपेशन वाइज लॉयर्स थे, ज्यादातर धर्म के हिसाब से कौन से होंगे, हिंदू धर्म के लोग थे ज्यादा, लेकिन मुस्लिम लीडर्स भी थे इसके अंदर। जाति से ज्यादातर उच्च जाति के मेंबर्स थे, लेकिन निम्न जाति के मेंबरों को भी मौका दिया गया है, वो भी थे इसके अंदर। ज्यादा नहीं रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस चाहती तो लीस्ट कर देती और नहीं भी कर देती, लेकिन फिर देश टूट सकता था ना, कई चीजें हो सकती थी, तो एक बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। Even if Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. अच्छा, कभी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ोगे ना, ये सब हमें बताया जा रहा है ऑन पेपर। जब असेंबली की मीटिंग के बाद डिनर होते थे, तो ये भी देखा गया है कि हायर कास्ट, हायर रिलीजन वाले लोगों का टेबल अलग, लोअर वालों का अलग, ये भी है। ये कटु सत्य भी है कुछ कुछ इंस्टेंसेस में। कुछ लोगों ने कास्ट सिस्टम फिर भी फॉलो करा है वहां पर, कुछ ने नहीं भी करा है। अगर आपको कास्ट सिस्टम खत्म करना है इस देश से, पहले तो खत्म होगा नहीं, बट अगर करना है तो क्या कर सकते हो आप स्कूल में एक साथ बिठाओ सबको, स्कूल में भी हो जाता है फिर। जबकि हालांकि बैठे हैं ना सब स्कूल कॉलेजों में, सब एक साथ ही तो है, धर्म के भी हैं ही बैठे हुए, सब कर रहे हैं। आप फौज में भेज दो, बिना जाति के फौज के अंदर सबको भेज दो, सब जाति के लोगों को फौज में डाल दो, और जब लड़ाई होगी तब पता तल लगेगा, क्योंकि वहां पर जाति धर्म कुछ तो आएगा नहीं ना। अभी भी जो लोग फौज में है, थोड़ा सा धर्म का है ना उसके अंदर, जो मुस्लिम धर्म के भी जैसे लोग हैं और हिंदू वाले भी हैं, तो एक यूनिटी रहती है ना उन लोगों की। फौज के अंदर एक मुस्लिम फौजी होगा, एक हिंदू फौजी होगा, दोनों एक दूसरे की वैल्यू करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, हो सकता है जो बाहर दो और प्रोफेशंस में होंगे वहां करेंगे। क्या फाइनली द मैनर in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution. जिस तरीके से इन्होंने काम करा है, वो हमारे संविधान को क्या देता है, एक सैंक्शन देता है। सैंक्शन का मतलब क्या होता है, एक अप्रूवल देता है कि हाँ वी एक्सेप्ट, कि एक वाइडर कॉन्सेप्ट से ये संविधान बनाया गया। रीड ऑल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बाद में आते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. What is the meaning of the word consensual? सहमति। कंसेंसुअल का मतलब क्या होता है, सहमति। जैसे हम बोलते हैं ना, the relationships works only when there is a consensual between the partners or the friends or whatsoever. First, some basic principles were decided and agreed upon. पहले तो कुछ बोला कि भाई बेसिक चीज, क्योंकि अब भाई आजादी की खुशी इतनी थी कि पगला रखे थे लोग सारे, अब आनंद फानन में कुछ भी थोड़ी बना सकते हैं। बोला भाई शांत हो जाओ आराम से, पहले मूल कुछ बातों पर डिस्कशन करते हैं। वी आर नॉट इन हरी, बहुत टाइम लगा हम लोगों को संविधान बनाने में। देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट। अगस्त 1947 में कहीं पर जाकर के ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही है। पहले एक साल तक आराम से रहो, 1-1.5 साल, 6-8 महीने, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे उसका एक रफ ड्राफ्ट तैयार करेंगे। रफ वो कौन करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये कमेटी का नाम याद रखिएगा, इसके चेयरमैन कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी का पूरा नाम क्या था, भीमराव रामजी अंबेडकर। प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन
बी आर अम्बेडकर ड्राफ्ट तैयार करते थे, जैसे हम बैठे यहां पर, हमने मीटिंग करी बैठे बैठे, पॉइंट्स निकाले, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करा, फिर उस पॉइंट पर फिर दोबारा क्या होगी, डिस्कशन, फिर उनमें से कुछ बातें फिल्टर्ड होंगी, कुछ वोटिंग होगी, कुछ अप्रूवल होगा, फिर एक फाइनल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट भी तो प्रिपेयर करना है ना। वो फाइनल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के लिए कौन मदद कर रहे होंगे, बी एन राव, वो व्यक्ति जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में कई लोग नकार देते हैं कि मतलब बहुत वैल्यू नहीं देते हैं, बट ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यूअर। सेवरल अदर राउंड्स ऑफ थॉट्स एंड डिस्कशन टुक प्लेस, एक बार नहीं दसों बार चर्चा होती थी, कईयों बार चर्चा होती थी, जब तक कि कंसेंसस ना बने। सोचो इसमें कितने नाराज हो जाते होंगे, कितनों को मनाना पड़ जाता होगा, क्योंकि ये लॉ नहीं बन रहा है। कानून बनते वक्त तो चलो लोग नाराज हो गया ये क्या बन रहा है, सोर्स ऑफ लॉ। ये देख के आने वाला भारत कानून बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स, कुछ रूल्स हैं और कुछ रूल्स कैसे बनाने हैं वो सब बता रहा है। सेवरल राउंड्स ऑफ थॉरो डिस्कशंस टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्लॉज बाय क्लॉज, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। 2000 बार संशोधन हुए होंगे। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, बिफोर द फाइनल थिंग, चलो हमने किसी बात पे एग्री करा, अप्रूव कर दिया असेंबली ने, उसके बाद कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, फिर कुछ नया आ गया, अरे नहीं यार यहां पर उसमें हमने जो वो सोचा उस पर फिर से अमेंड, 2000 बार अमेंडमेंट हुआ है। अगर वो 2000 बार अमेंडमेंट नहीं होते तो देश आजाद होने के बाद कितने सारे अमेंडमेंट करने पड़ते हैं हम लोगों को, सोचो। The members deliberated for 114 days, spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constitution has been recorded and preserved. वाकई में आप लोगों के जो डिस्कशंस है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, किसने क्या बोला, किस आपको जानना है तो वो सब मिल जाएगा आपको नेशनल आर्काइवल में। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of constitution. These are used to interpret the meaning of the constitution. जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट लगे तो कानून के लोग इसका सहायता, the judges, जुडिशरी का हिस्सा है ये 12 वॉल्यूम, ये एक एक लाइन एनालाइज करना, ये उसका हिस्सा है, आपके वकील का और जुडिशरी का हिस्सा। ये कौन है, महात्मा गांधी जी। थोड़ा सा देखते हैं। आई शेल स्ट्राइव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, महात्मा गांधी जी तो संविधान के लगभग बनने से पहले ही वो हो गए थे, कहते हैं शहीद बोलते हैं ना, शहीद दिवस मनाते हैं, शहीद हो गए थे। I shall strive for a constitution which will realize India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in those in whose making they have an effective voice. An India in which there shall be no high class and low class of people. No high class, no low class. गांधी जी अपने आंदोलन में जाते थे ना तो पगड़ी लगा करके जाते थे, बाल वाल कम हो गए थे, ठंड लगती होगी, नहीं, पगड़ी, बड़े क्लास के थे तो पगड़ी पहनना इनका मतलब एक ट्रेंड सा था। तो आंदोलन कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे, लोगों ने बोल दिया कि साहब आप जात पात ऊंच नीच की बात तो कर रहे हो लेकिन पग पहन करके क्यों आ रहे हो। गांधी जी को लगा हाँ यार ये बात तो सही है, धोती तो मैंने चेंज कर ली, मैं कोट पैंट सूट बूट पहनता था, धोती कुर्ता तो मैंने डाल लिया, ये नहीं हटाया। चेन्नई 1921 ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पगड़ी फेंक दी, बोला अब तो दिख रहा हूं तुम्हारे जैसा, अब तो नहीं है कोई क्लास व्लास, लीडर्स डू दिस। An India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs. गांधी जी वो आर्टिकल 47 वो गांधी जी के थॉट्स पर है, और हम शराबबंदी कर नहीं पा रहे हैं। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स हमारे सामने ही अच्छी अच्छी दुकानें हैं, खुशबू भी आती कई बार दुबई की। विमेन विल एंजॉय, बच्चों की जेबों के अंदर वो पान पसंद भी मिल ही जाता है कभी कभी,
रजनीगंधा भी मिल जाता है. Women will enjoy the same rights as men, and I shall be satisfied with nothing else. तो जिस दिन कह रहे ये सब हो जाएगा, काफी कुछ हुआ भी है, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, उस दिन मेरी आत्मा को क्या मिल जाएगी? शांति मिल जाएगी. ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं. लेट्स ट्राई. ये वाला ये इंसर्ट पढ़ते हैं जरा. On the 26th Jan 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we'll have equality, and in social and economic life, we'll have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote for one value. In our social and economic life, we shall be, by reason of our own social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. ठीक है. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. इससे बड़ी बात कुछ नहीं है. इससे बड़ी बात कुछ है ही नहीं अंबेडकर जी की. वो कह रहे भाई देख, हम आजाद हुए, एक आदमी एक वोट, पॉलिटिकली हम इक्वल हो गए, पर अपने ही समाज में हम इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? जब तक हम अपने समाज में इक्वल नहीं होंगे, तब तक इस वन वोट वन वैल्यू का भी कोई वैल्यू नहीं. अब आप देख लो, अभी भी हो आप अपनी ही सोसाइटी के अंदर, अपने ही घर के अंदर, अपनी ही जात के अंदर, अपनी ही गांव के अंदर, अपने ही कस्बे के अंदर, या जहां कहीं भी है, अभी भी है ना ये सोशल और इकोनॉमिक इविल्स है. अमीर गरीब, उच्च जाति निम्न जाति, इनके लिए कुछ नहीं है. ये जब खत्म होगा तभी कुछ होगा. खत्म कैसे होगा? खत्म तो करेंगे ही नहीं. खत्म कर दिया तो हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा ना.